हेलो गाइस, मैं आदित्य स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल हिस्ट्री के बारे में और हम हिस्ट्री की सीरीज़ चालू की हुई है हमने। तो हिस्ट्री की सीरीज़ में जैसा कि आप जानते हैं, पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन और इन सारे टॉपिक्स पर वीडियो डाली हुई है, लेकिन आज हम बात करेंगे उसी टॉपिक्स को आगे बढ़ेंगे लेके। आज हम बात करेंगे वैदिक फेज के बारे में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वैदिक फेज के बारे में। वैदिक फेज दोस्तों क्या है? वैदिक फेज जैसे हम देखें, वैदिक एज क्या है? माइग्रेशन ऑफ आर्यंस। तो आर्यंस लोग सेंट्रल एशिया से इंडिया आए थे। तो जब माइग्रेशन ऑफ आर्यंस हम देखें तो आर्यंस लोग कौन थे? जो सेंट्रल एशिया से इंडिया आए थे। और ये लोग क्या थे? कॉमन लैंग्वेज बोला करते थे। इसको हम बोलते हैं इंडो यूरोपियन फैमिली की लैंग्वेजेस ही बोला करते थे, जैसे कि संस्कृत, पाली, प्राकृत। तो ये सारे मतलब जो लैंग्वेज बोला करते थे जो लोग, उनको ही हम आर्यंस बोलते हैं। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ आर्यंस हम क्या देख सकते हैं? जैसे कि सिमिलरिटीज दिखती है हमको काय को, जैन एविस्टा और जो ऋग्वेद बताता है, जैन एविस्टा और जो आर्यंस लोग थे उनमें हमें काफ़ी सिमिलरिटीज देखने को मिलती है। हम जेस्टलिज्म भी बोल सकते हैं। और ये लोग घोड़े पाला करते थे, ये रथ का प्रयोग किया करते थे। ये लोग, इन्होंने ही लोहे का पहले यूज़ करना सीखा। और ये लोग अग्नि की पूजन किया करते थे। और ये सोम जो एक पौधा होता है, तो उसको ये पूजा करते थे। ये लोग जो जेनेटिक मार्कर है, जो जेंड एविस्टा है और जो आर्यंस है, उनका हम जेनेटिक्स में हम जीनोम देखें तो वो M17 नाम का जो जीनोम है वो हमको सिमिलर देखने को मिलता है इन लोगों में। और ये एनिमल सेक्रीफाइसेस किया करते थे, ये मतलब घोड़ों की बलि वगैरह दिया करते थे। हम देखें तो स्वास्तिका के यूज इनको इनके कल्चर में देखने को हमें मिलता है। और ये ब्रिंच की जो एक तरीके की लीव होती है, देखते पत्तियां होती है जो हिमालय में मिलती हैं, उसको बोलते हैं ब्रिज। तो ये उस पर मैन्यूस्क्रिप्ट, उस पर मतलब ये कुछ ना कुछ, ये जो पुराण वगैरह वेद वगैरह थे वो सब ये मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह लिखा करते थे ये लोग। तो ये सारी सिमिलरिटीज थी आर्यंस के बारे में। अब हम एयरली वैदिक फेज के बारे में देखते हैं। एयरली वैदिक फेज क्या है? एयरली वैदिक फेज 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि बीसी क्या होता है, बीसी क्या होता है। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, बीसी बिफोर कॉमन एरा। तो जैसे प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है, उसे आप समझ सकते हैं कि ये एयरली वैदिक फेज का समय क्या था? 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का। तो इस समय क्या होता था कि इंडिया द सेवन लैंड ऑफ 7 ईयर, तो इसको सप्त सिंधु कहा जाता था। 7 रिवर इंडिया में तो काफी नदियां हैं, लेकिन हम अगर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट देखें या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑफ सेंट्रल एशिया देखें, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट देखें, तो जो यमुना रिवर है, यमुना के आगे हम देखें तो गंगा रिवर आ जाती है, लेकिन यमुना रिवर तक, अप टू यमुना रिवर तक 7 नदियां हैं। तो उसी के कारण हम सप्त सिंधु कहते हैं। तो सप्त सिंधु में कौन कौन सी नदी है? तो सिंधु, सिंधु मतलब कि इंडस रिवर, इंडस रिवर देखते हैं। फिर आती वेस्ता मतलब झेलम। फिर आती है अस्कनी मतलब चिनाब। फिर आती है पौरुषणी मतलब रावी रिवर। फिर आती है विपाशा मतलब ब्यास नदी। फिर आती सतोद्री, सतलज नदी। फिर आती सरस्वती। तो मतलब कि इसको नदी तराना भी बोलते हैं, सरस्वती नदी को। तो ये 7 नदियों के कारण इसका नाम पड़ा इंडिया का सप्त सिंधु ना। इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ 7 रिवर, सप्त सिंधु। अब हम देखें कि इधर पर अब हम एयरली वैदिक फेज में देखें तो ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट होते थे लोगों के बीच में। कॉमनली ट्राइबल्स के बीच में कुछ लोगों लड़ाई वगैरह होती थी। ट्राइब्स वगैरह क्या थी? एक आर्यंस लोगों को देखें, आर्यंस लोग की जो मेनली जो ट्राइब थी, जो एक समूह था, वो बेसिकली देखा जाए तो 10 समूह थे। दास और दास्यूस बोलते थे। जो दास थे वो आर्यंस के साथ रहते थे, और जो अलग आर्यंस के साथ नहीं रहते थे उसको दास्यूस बोलते थे। तो जो 5 जो दास लोग थे, तो उनको ही हम बोलते हैं, जो आर्यंस कंप्रेस मेनली 5 ट्राइब्स, जो 5 ट्राइब्स थी उसको ही हम बोलते हैं पंचजना, है ना। जो भरत एंड तरस्तु वेयर रूलिंग क्लेन्स, जो भरत और तरस्तु थे वो रूलिंग क्लेन्स थे, वो राज्य करते थे। और वो सपोर्ट किसका था? वशिष्ठ, जो वशिष्ठ ऋषि बोलते हैं, उनका इनको सपोर्ट था। भरत रूलिंग क्लेन्स अपोज्ड बाय 10 चीफ्स। तो भरत भरत के जो जो रूलिंग क्लेन्स थे, जो भरत थे, जो मतलब यहाँ पर राज करते थे, उन्होंने 10 राजाओं को पराजित कर दिया था। कौन सी नदी के पास में?
पोरोशनी रिवर पर। ऋग्वेद में ऐसा मेंशन किया गया है, जो भरत राजा थे उन्होंने 10 जो राजा थे, अदर राजा थे, जो चीफ थे, उनको हरा दिया था पोरोशनी रिवर के इधर। और वो जो जो मतलब जो सुधा, जो भरत रूलिंग क्लेन से सुधा एक राजन थे, वो विक्टोरियस, मतलब वो विजय प्राप्त की थी उन्होंने। ऐसा देखा जाए तो ऐसा बोल सकते हैं कि भरत रूलिंग क्लेन्स में जो राजा थे वो सुधा थे, और वो सुधा राजा ने जो अदर 10 चीफ्स थे उनको हरा दिया था पोरोशनी रिवर के सामने, ऐसा ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। और हम बात करें भरत जॉइंड, जो भरत थे उन्होंने, भरत के जो उन्होंने जॉइंट हैंड विथ पुरुष, उन्होंने जो पुरुष के साथ में एक अपना हाथ मिला लिया था और एक न्यू अलायंस स्टार्ट की थी, उसका नाम था कुरुस, जो हम कौरव बोलते हैं, कुरुस बोलते हैं, कंबाइंड विथ पांचाल। और वही उसी कुरुस ने जो कंबाइंड किया था पांचाल से, और सिग्निफिकेंट टेरिटरी ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। तो उन्हें पांचाल खत में राज्य स्थापित करा, और साथ साथ में 100 सालों से भी अधिक उन्होंने राज किया। और बात करें हम जो अर्ली वैदिक में फेज में एग्रीकल्चर का और पशुपालन का लोगों को नॉलेज था, लेकिन उनकी जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो उनका पशुपालन था, ना कि वो एग्रीकल्चर। दूसरी बात करें, इनको प्रीस्ट को अधिकतम जो युद्ध वगैरह होते थे वो गाय के लिए होते थे, काऊ के लिए होते थे, तो गऊ के लिए होते, तो इसी को बोला गया गविष्टि, संस्कृत में इसका टर्म बोला गया गविष्टि। और जो प्रीस्ट थे, जो पुजारी थे, उनको मुख्यतः गाय वगैरह दान में दी जाती थी। उनको जो स्लेव्स वगैरह थे, जो कर्मचारी वगैरह बोल सकते हैं एक तरीके के, हम स्लेव सिस्टम होता था पहले, तो वो भी दास दासियां वगैरह उपहार में दी जाती थी, लेकिन उनको लैंड कभी भी दान में नहीं दी जाती थी। हम बात करें इसमें कॉपर और ब्रोंज जो है, मुकम्मल तांबा और कांसे का इसमें बहुत ज्यादा उपयोग होने लगा था इस समय पर लार्ज स्केल पे, इसका उसको अयाज बोला गया। और जो इस समय कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती थी लोगों के पास में, और ये रेगुलर ट्रेड था वो भी इस समय मिसिंग था। कौन से? अर्ली वैदिक फेज में। और हम बात करें ट्राइबल चीफ जो होते थे, जो ट्राइब्स थे उसके जो चीफ होते थे वो उसको डोम बोलते थे, और उसी को हम राजन बोलते थे। जो एक समूह होता था उसमें ही जो ट्राइब होती थी उसके जो चीफ को हम बोलते थे डोम, और उसी का जो चीफ डोम को ही एक तरीके से हम राजन बोल सकते हैं। और ट्राइबल असेंबली जो होती थी उसमें कॉल्ड समिति, जो ट्राइबल असेंबलीज होती थी उसको हम समिति बोलते हैं। और जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी काय में, राजा के चयन करने में। और इस असेंबली में वुमेन वगैरह जो महिलाएं थी वो भी इसको अटेंड किया करती थी। और हम बात करें वॉलेंट्री ऑफरिंग टू राजन कॉल्ड बलि, जो किसी भी कोई व्यक्ति अगर स्वेच्छा से राजा को कुछ दे रहा है तो उसको बाली बोलेंगे, उसको हम बलि नहीं बोलेंगे, बाली बोलेंगे। जो कोई भी उपहार वगैरह कोई व्यक्ति दे रहा है तो राजा को, तो उसको बाली बोला जाता था। और जो युद्ध वगैरह में जो भी धन वगैरह आता था, युद्ध वगैरह के जीत के जब राजा कोई भी धन लेके आता था युद्ध से जीता हुआ, तो उसको बराबर पूरी कम्युनिटी में बांट दिया जाता था। और यहाँ पर कोई भी स्टैंडिंग आर्मी हमें देखने को नहीं मिलती है। हम बात करें किनशिप बेस्ड ऑन द सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जना क्या है? एक ग्रुप ऑफ पीपल है, द हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट इन पर्सनल और सोशल लाइफ इज फैमिली। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पर्सनल और सोशल लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? फैमिली। उसको क्या बोलते थे? कुल। और जो उसका हेड होता था, हेड कौन होता था? उसको बोलते हैं कुलपति, कोई पेट्रियार्क, एक पितृ सत्तात्मक था इस समय। तो ये पुरुषों में जो हेड होता था, जो कुल का जो हाईएस्ट हेड होता था उसको बोलते थे कुलपति। और विलेज वेयर स्टेबलाइज्ड कॉल्ड ग्राम, वो जो गांव वगैरह से बोलते थे ग्राम्स बने। और ग्रुप ऑफ विलेजेस, जो गांव का समूह था उसको बोलते थे विस। और उसका जो मुखिया होता था उसको बोलते थे विस्पति। और हम बस देखें तो कुल से बना ग्राम के ऊपर कौन था? विस। और विस के ऊपर कौन था? जना था ग्रुप ऑफ पीपल। हम बात करें वर्ण सिस्टम, इस समय वर्ण सिस्टम आ गया था। इस जैसे कि हम देखें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण कौन थे? ब्राह्मण टॉप पोजीशन पे थे। ब्राह्मण में इनको नॉलेज का और एजुकेशन का पूरा राइट था।
क्षत्रियों का मतलब राज करना, युद्ध लड़ना, ये क्षत्रियों का कर्तव्य था। हम बात करें वैश्य कम्युनिटी का ट्रेड्स में, एग्रीकल्चर में, और ये सारे काम उनके थे, और शूद्र का काम था इन तीनों की सेवा करना। ऐसा हमें ये देखने को मिलता है। और हम बात करें कि इसमें जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य थे, इन तीनों को जो पवित्र धागा है जिसको हम जनेऊ बोलते हैं, वो जनेऊ धारण करने का अधिकार था, लेकिन महिलाओं को और शूद्रों को ये इसका धारण करने का अधिकार नहीं था। और शूद्रों को इन तीनों वर्ण के की सेवा करने का बताया गया है। और देखा जाए तो जो जो लोग पवित्र धागा को धारण करते थे उसको हम द्विज बोलते थे, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो ये पवित्र धागा मतलब कि जनेऊ धारण करते थे उसको द्विज बोलते हैं। आश्रम सिस्टम में चालू हो गया था, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ब्रह्मचर्य क्या है कि पहली उम्र से लेकर के, पहले साल से लेकर 25 साल की उम्र तक की विद्या का अर्जन करना, विद्या का पठन पाठन करना, ये था ब्रह्मचर्य। इसमें ब्रह्मचर्य का भी ध्यान रखना पड़ता था, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। दूसरा फेस आता है लाइफ का गृहस्थ। तो इसमें व्यक्ति शादी करता है और गृहस्थ धर्म का पालन करता है। फिर तीसरा आता है वानप्रस्थ। तो इसमें व्यक्ति अपनी फैमिली से, समाज से थोड़ा दूर हो जाता है और वन में जाके मतलब अपने आप को ईश्वर की भक्ति वगैरह में लगाता है, तो इसको तो वानप्रस्थ। और चौथी स्टेज होती है संन्यास। संन्यास में व्यक्ति कंप्लीटली अपनी फैमिली से, अपने समाज से टोटली कट हो जाता है और ईश्वर में विलीन हो जाता है। ईश्वर में ही मतलब ईश्वर की भक्ति में ही अपना समय अधिकतम व्यतीत करता है, उसको संन्यास बोलते हैं। सिस्टम तो इंद्र इस समय बोले थे, तो इंद्र को पुरेंद्र बोला गया है। तो ये इंद्र इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट गॉड माने जाते हैं। काय में? अर्ली वैदिक फेज में ऋग्वेद में बताया गया है। ऋग्वेद में इंद्र को बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है और इसे पुरेंद्र बोले गए हैं। तो ये इंद्र क्या है? ये वर्षा के देवता हैं। और अग्नि का भी बताया गया है। अग्नि आगी के देवता है, अग्निदेव। वरुण देव जल के देवता है, इसके बारे में भी हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। और राजा वगैरह जो होते थे वो 3 प्रकार के यज्ञ करते थे, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। तो राजसूय यज्ञ क्या होता है? कोरोनेशन ऑफ किंग। तो जब राज्याभिषेक वगैरह होते थे, जब राजाओं वगैरह के राज्याभिषेक वगैरह हुआ करते थे, तो उस समय करते थे राजसूय यज्ञ। तो उस समय किया जाते। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? टेरिटोरियल ऑफ एक्सपेंशन, मतलब राजा को अपनी सीमाओं का विस्तार करना हो तो वो राजसूय यज्ञ करते, वो अश्वमेध यज्ञ किया करते थे। और अश्वमेध यज्ञ में अपने घोड़े को छोड़ा करते थे, और घोड़ा जहां जहां तक जाता था वहां वहां तक उस राजा का राज्य हो जाता था, या जो भी व्यक्ति उसकी चुनौती देना चाहता था राजा को, तो राजा उसका युद्ध करते थे। तो मतलब इस तरीके से अगर घोड़ा कहीं भी जा रहा है और कोई व्यक्ति ने उसको अपने आप को उस राजा के समक्ष मतलब नतमस्तक हो गया है, तो अपनी उसकी मतलब जो उसकी जो राजा की को अंडर अपने आप को मान लिया है कि हमारा राजा को सम्राट मान लिया है, तो वो घोड़ा वहां से निकल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अगर राजा को की जो चुनौती को स्वीकार करता है तो वो राजा के साथ युद्ध करता है। तो यही अश्वमेध यज्ञ था। अश्वमेध यज्ञ में अश्व के द्वारा राजा अपनी सीमाओं का विस्तार करते थे। और फिर होता है वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ में क्या होता है? तो टू शोकेस द स्ट्रेंथ ऑफ द किंग, राजा अपनी क्षमता है, अपनी प्रतिष्ठा है, अपना बल है, वो पूरा दिखाता है। कौन से? वाजपेयी यज्ञ के अंदर। तो दोस्तों यही जानकारी थी अर्ली वैदिक फेज के बारे में। आने वाले समय में हम लेटर वैदिक फेज देखेंगे। इस जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।